हेलो एवरीवन। हमारी आज की वीडियो का विषय है क्रिया। क्रिया उन शब्दों को कहा जाता है जिनसे किसी काम के होने का पता चलता है, जो हमें ये बताते हैं कि कोई चीज हो रही है। जैसे नाचना, कूदना, खेलना, गाना, हंसना, रोना, ये सभी क्रियाएं हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि किसी व्यक्ति द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है। जो व्यक्ति उस काम को करता है उसे हम बोलते हैं कर्ता। किसी काम को करने वाला व्यक्ति कर्ता कहलाता है। और क्रिया हमारा एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द का तात्पर्य ऐसे शब्दों से होता है जो अपने रूप को परिवर्तित करते हैं। एक वचन के साथ उनका अलग रूप हमें दिखाई देता है, बहुवचन के साथ अलग होता है, स्त्रीलिंग में अलग रूप में आते हैं और पुल्लिंग में वो अलग रूप में आते हैं। काल बदलने से उनका रूप बदल जाता है। यानी ऐसे शब्द जो परिस्थिति अनुसार अपना रूप परिवर्तित कर देते हैं वे विकारी शब्द कहलाते हैं। हमारे जो क्रिया शब्द हैं वो भी विकारी हैं। अगर हम जैसे खेलने की बात करते हैं, स्त्रीलिंग के साथ इसे बोलेंगे तो हम बोलते हैं कि रीता खेलती है। और अगर हम इसे पुल्लिंग के लिए प्रयोग करेंगे तो हम बोलेंगे सोहन खेलता है। यानी खेलती, खेलता, भाव दोनों का एक ही है, क्रिया दोनों में खेलने की हो रही है, लेकिन लिंग की वजह से इनका रूप बदल जाता है। और बहुवचन के साथ हम इसे क्या बना देते हैं? बहुवचन के साथ हम इसे खेलते कर देते हैं। ठीक है, तो यही हमारे विकारी शब्द होते हैं जिनका रूप कर्ता के अनुसार, लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, काल के अनुसार बदल जाता है। क्रिया शब्दों का जो मूल रूप होता है उसे धातु कहा जाता है। जैसे खा, खा हमारा क्या है? खाने की प्रक्रिया को बताता है। अब हम इसके साथ कुछ भी शब्द जोड़कर इसको हम अलग अलग रूपों में प्रयोग में लाते हैं। जैसे हमने इसमें ना जोड़ दिया तो ये क्या बन जाएगा? खाना। और इसी में हमने ता जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा? खाता। अगर हमने इसी में या जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा? खाया। तीनों का भाव एक है, लेकिन हम क्या करते हैं? परिस्थिति अनुसार अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो जो मुख्य रूप है, जो उसका मूल रूप है, वो तो धातु रूप है। बाकी हम उसमें अलग अलग शब्दों को जोड़कर वाक्य के अनुसार शब्द की रचना करते हैं। एक उदाहरण है, सोहन ने खाना खाया। अब इसमें देखिए, इस वाक्य में जो खाने की प्रक्रिया हो रही है वो रोहन के द्वारा हो रही है। और कार्य कौन सा हो रहा है? कार्य हो रहा है खाने को खाने का काम। ठीक है, खाना खाया। तो यहाँ पर क्रिया जो शब्द है वो खाया है और उसको करने वाला यानी कर्ता कौन है? रोहन है। दूसरा वाक्य है हमारा, मोहन नाचता है। काम कौन सा हो रहा है? नाचने का। तो क्रिया हमारी क्या हो गई? नाचना। और करने वाला कौन है? उसे मोहन उस कार्य को कर रहा है, तो मोहन हमारा करता है। उसने अपना स्कूल देखा। उसने, देखने का काम किसने किया? उसने। अब वो उस कोई भी हो सकता है, सर्वनाम शब्द है। यहाँ पर जो उसने शब्द है वो करता है और उसके द्वारा जो कार्य किया गया वो है देखना। तो देखना हमारा क्या आ जाएगा? ये हमारा क्रिया शब्द आएगा। अब हम बात करते हैं क्रिया के भेदों की। क्रिया के कितने भेद होते हैं, क्रिया के कितने प्रकार होते हैं। जब हम क्रिया का वर्गीकरण करते हैं तो मुख्य रूप से दो आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है। पहला तो है कर्म के आधार पर कि क्रिया के साथ कोई कर्म जुड़ा है या नहीं जुड़ा है। दूसरा होता है प्रयोग के आधार पर। कर्म के आधार पर जब हम इसके वर्गीकरण की बात करते हैं उसमें क्रिया के दो रूप होते हैं। एक होता है अकर्मक क्रिया और दूसरा होता है सकर्मक। अकर्मक का मतलब क्या है? अकर्मक यानी मतलब बिना कर्म के, जिसके साथ कर्म नहीं जुड़ा है। जैसे इसको एक उदाहरण से हमने लिखा है, देखिए, राकेश खेलता है। राकेश हमारा क्या है? करता है, वो उस कार्य को कर रहा है और क्रिया कौन सी हो रही है? खेलने की। बाकी इसमें कुछ नहीं है, क्या खेला जा रहा है, कहाँ खेला जा रहा है, कुछ भी नहीं मालूम है। बस हमें ये मालूम है कि राकेश खेलने का कार्य कर रहा है, वह खेल रहा है। तो यहाँ पर इस वाक्य में हमारा कोई कर्म नहीं है, तो ये हमारी अकर्मक क्रिया में आएगा। इसमें क्रिया का सीधा प्रभाव किस पे पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है। यानी कर्ता और क्रिया दो ही चीजें यहाँ पे होंगी। अमन
दौड़ता है, अमन हमारा करता है, उसके द्वारा किया जाने वाला कार्य दौड़ना है, तो दौड़ता हमारा क्या आ गया, ये हमारा क्रिया में आया। यहाँ पर जो ये दोनों वाक्य हैं इसमें कोई भी कर्म नहीं है। अगला है सकर्मक। अब सकर्मक क्या है, अकर्मक का बिल्कुल विपरीत हो जाएगा। अकर्मक मतलब कर्म के बिना है, तो स मतलब होता है साथ, सकर्मक यानी कर्म के साथ, जहां पे कर्ता भी होगा, जहां पे क्रिया भी होगी और उसके साथ क्या है, कर्म भी जुड़ा हुआ होगा। इन वाक्यों में क्रिया, कर्म और कर्ता तीनों चीजें हमें देखने में आएंगी। जैसे मामा जी बाजार जाते हैं, मामा जी जाते हैं अगर होता तो वो हमारा अकर्मक हो जाता, क्योंकि मामा जी करता है और उनके द्वारा सीधे कौन सा कार्य किया गया है वो हमें पता चल रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, मामा जी बाजार जाते हैं ये लिखा है, तो इसमें कर्म क्या है, हमारा बाजार है। दूसरा है सोनिया खाना खाती है, सोनिया क्या है, हमारा करता है, वो काम को करने वाली है। प्रक्रिया कौन सी हो रही है, खाती है, यानी खाती है हमारा क्रिया आ जाएगा। और खाना किस चीज के ऊपर कार्य किया जा रहा है, खाने के ऊपर कार्य किया जा रहा है, तो खाना हमारा कर्म है। यानी ये दोनों जो उदाहरण हैं इसमें हमारे पास कर्ता भी है, इसमें हमारे पास कर्म भी है, इसमें हमारे पास क्रिया भी है। तो ये जो उदाहरण हैं ये हमारे सकर्मक क्रिया के आते हैं। अब सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे होती है, अगर आप बोलेंगे क्या, किसको, कहाँ, इन शब्दों का उत्तर जिस भी शब्द के द्वारा मिलेगा वो आपका कर्म होगा। कहाँ जाता है, वो बाजार जाता है, तो बाजार कर्म है। वो क्या खाता है, क्या मतलब वो फल खा सकता है, वो खाना खा सकता है, वो मिठाई खा सकता है, तो ये हमारा कर्म हो गया। किसको, रवि किसको पेन देता है, रवि राम को पेन देता है, तो को आ रहा है, कारक चिन्हों में भी हम पढ़ते हैं कर्ता ने कर्म को, तो किसको, इसका उत्तर भी हमें जिस शब्द द्वारा मिलेगा वो भी हमारा किस में आएगा, कर्म में आएगा। तो कुछ हम ऐसे शब्दों को लगाकर, इन शब्दों के द्वारा प्रश्न पूछकर ये निर्धारित कर सकते हैं कि हमारी इस वाक्य में जो क्रिया है वो सकर्मक है या अकर्मक है। अब हम सकर्मक कर्मों के भेदों की बात करते हैं। अकर्मक का तो कोई भेद नहीं होता क्योंकि उसमें कोई कर्म नहीं है, लेकिन सकर्मक क्रिया की जब हम बात करते हैं तो सकर्मक क्रिया को हम फिर से दो भागों में विभाजित करते हैं। एक होता है एक कर्मक और दूसरी होती है द्विकर्मक। एक कर्मक मतलब क्या है, जिसमें एक ही कर्म होगा, और द्विकर्मक क्या होगा, दो कर्मों के साथ। ऐसे वाक्य जहां पर हम दो कर्म एक साथ प्रयोग में लाएंगे वो हमारे जो वाक्य होंगे द्विकर्मक क्रिया वाले वाक्य कहलाएंगे, और जहां पर सिर्फ एक ही क्रिया होगी वो हमारा किस में आ जाएगा, एक कर्मक में आएगा। जैसे हमने लिखा वह अखबार पढ़ता है, वह अखबार पढ़ता है मतलब क्या है, एक चीज है ना, अखबार के ऊपर कार्य किया जा रहा है, तो अखबार हमारा क्या है, कर्म है, और कोई कर्म इसमें नहीं है। और उसके बाद नीचे हमने लिखा पिता ने पुत्र को पुस्तक दी, पिता ने किसको, पुत्र को क्या दी, पुस्तक दी, यानी पुत्र को पुस्तक दी। पुत्र को और पुस्तक इसमें दो कर्म हमारे आते हैं, तो ये हमारा होता है द्विकर्मक। ठीक है ना, एक कर्मक मतलब ऊपर था, जैसे इसमें सिर्फ अखबार था तो ये एक कर्म है, पुत्र को पुस्तक ये हमारे पास दो कर्म यहाँ पे आते हैं, तो ये हमारा किस में आया, द्विकर्मक जो क्रिया है उसका उदाहरण ये आएगा। इसका जो दूसरा होता है, पहला तो हमने पढ़ा कर्म के आधार पर, दूसरा हमने बोला प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, या फिर प्रयोग के आधार पर क्रिया को कितने भागों में बांटा जा सकता है। प्रयोग की जब हम बात करते हैं, इस आधार पर हम जो क्रिया है उसे चार भागों में बांटते हैं। पहली होती है संयुक्त क्रिया। संयुक्त मतलब होता है जहां पर दो क्रियाएं एक साथ आती हैं। सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब जो हम पढ़ते हैं ना, हम इंग्लिश में भी पढ़ते हैं, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, जहाँ पे इज, एम, आर, वॉज, वर आते हैं जिसमें। वैसे ही हमारी जो हिंदी में सहायक क्रियाएं होती हैं वो क्या होती हैं, किसी वाक्य को पूरा करने का काम करती हैं। जैसे मोहन खेलता, क्या
मोहन खेलता एक अधूरा वाक्य है, हम इसके आगे है लगा देंगे तो हमारा ये वाक्य पूरा हो जाएगा। तो जो है वो हमारा किस में आएगा, सहायक क्रिया में आएगा। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, जहां पर हम किसी कार्य को खुद नहीं करते हैं, क्रिया तो है, काम हो रहा है, लेकिन उस कार्य को करने वाले हम नहीं हैं, बल्कि हम किसी दूसरे के द्वारा उस कार्य को करवाते हैं। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया में क्या आता है, जहां पर एक क्रिया को खत्म करके तुरंत दूसरी क्रिया को किया जाता है। जैसे वह थक कर सो गया, ठीक है, या मैंने पढ़कर, मैं खेलने चला गया, मैं पढ़कर खेलने गया। दो क्रियाएं आ रही हैं, पढ़ना और खेलना, लेकिन पढ़कर यानी उसने पढ़ने की क्रिया को पूरा कर लिया है। तो जो पहले वाली क्रिया है जो पूर्ण हो चुकी है वो हमारी पूर्वकालिक क्रिया में आती है। अब देखिए इनके बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से बात करते हैं। संयुक्त क्रिया, संयुक्त मतलब होता है जुड़ी हुई, कंबाइंड, मिली हुई। जहां पर क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है, यानी जहां पर दो क्रियाएं एक साथ आती हैं उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। उदाहरण है, मैंने पत्र लिख दिया है। लिखना और दिया है, यहाँ पे दो धातुएं हैं, एक लिखना है एक दिया है, ठीक हो गया। तो ये हमारी क्या है, दो क्रियाएं यहाँ पे आती हैं, ये हमारा आ जाएगा संयुक्त क्रिया, ठीक हो गया। सहायक क्रिया, जैसे आपको मैंने बताया कि ये क्या करते हैं, किसी वाक्य को पूरा करने में मदद करते हैं। ये हमें किसी कार्य के बारे में कोई जानकारी नहीं देंगे, लेकिन इनके बिना हमारा जो वाक्य है वो भी पूरा नहीं हो सकता है, हमारा जो वाक्य है वो सार्थक नहीं बनेगा, उसका कोई अर्थ नहीं निकल के आएगा। इसमें क्या है, देखो, तुम खेल रहे थे, क्रिया क्या है, खेलना है। अब अगर हम इसमें थे नहीं लगाएंगे या तुम खेल रहे हो, ये भी क्या है, हो लगाकर भी हमारा वाक्य पूरा होता है। मैं पढ़ रहा हूँ, हूँ ऐसा शब्द है जो क्या कर रहा है, हमारे उस सेंटेंस को, उस वाक्य को कंप्लीट कर रहा है। तो ऐसे शब्द हमारे सहायक क्रिया के अंतर्गत आते हैं, जिनके द्वारा किसी कार्य को किस प्रकार से किया गया, वो कार्य हो रहा है या वो कार्य हो चुका है, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। जो सहायक क्रियाएं होती हैं उनके द्वारा कार्य का काल निर्धारण होता है। सहायक क्रियाएं किसी भी कार्य के काल को परिवर्तित कर सकती हैं, उसके काल को निर्धारित करती हैं। भूतकाल है तो हम था थे थी लगाएंगे, मैं पढ़ रहा था, मैं पढ़ रहा हूँ। अगर हमने हूँ लगा दिया तो इसका मतलब क्या है, वर्तमान काल है। और मैं पढ़ रहा था अगर हमने कर दिया तो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा भूतकाल हो जाएगा, हूँ हमारा वर्तमान काल में आया, ठीक है। तो जो हमारी सहायक क्रियाएं होती हैं उनके द्वारा हम किसी भी क्रिया के काल को बदल सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि सहायक क्रियाएं हमें क्रिया के काल को बताती हैं। वह नाचता है, नाचता है मतलब प्रेजेंट में वो कर रहा है, तो इसमें क्या है, वह हमारा करता है जो काम को कर रहा है, जिसके द्वारा नाचने का कार्य किया जा रहा है। नाचना क्रिया है, और है हमारा क्या है, ये हमारा सहायक क्रिया है जिसके द्वारा वाक्य पूरा हो रहा है, ठीक है। अगला हमारा आता है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक मैंने आपको बताया कि प्रेरणा में मतलब क्या होता है कि हम किसी को इंस्पायर करते हैं कुछ काम करने के लिए। यहाँ पे कर्ता भी होगा, यहाँ पे हमारी क्रिया भी होगी, लेकिन उस क्रिया को करने वाला जो है वो कोई और होगा, वो व्यक्ति खुद नहीं होगा। जैसे हमने बोला मोहन नौकर से काम करवाया, मोहन ने नौकर से काम करवाया, तो मोहन ने काम करवाया, लेकिन किसके द्वारा, बीच में एक और व्यक्ति आया जो उस काम को कर रहा है। तो यहाँ पर काम को करने वाला कौन है, नौकर है, कोई थर्ड पर्सन है, वो व्यक्ति नहीं है जिसने उस काम को करवाया, किसी की मदद से वो काम करवाया गया, तो वो हमारा किस में आ जाता है, प्रेरणार्थक क्रिया में आता है। राधा ने सीता को पढ़ने के लिए कहा, राधा ने खुद नहीं पढ़ा, क्रिया हुई, पढ़ने की क्रिया हुई, लेकिन उसको करने वाली राधा नहीं थी, बल्कि उसने किसी और के द्वारा उस चीज को पढ़वाया। वो पत्र हो सकता है, कहानी हो सकती है, अखबार हो सकता है, ठीक है।
बच्चों द्वारा पत्र लिखवाया, शिक्षिका ने बच्चों द्वारा पत्र लिखवाया, विद्यार्थियों द्वारा पत्र लिखवाया। तो यहाँ पर क्या है, विद्यार्थी हैं जो उस काम को कर रहे हैं, शिक्षिका ने वो काम करवाया लेकिन खुद नहीं किया बल्कि बच्चों से करवाया। यहाँ पर हमारी कौन सी क्रिया होती है, प्रेरणार्थक, जहां पर हम किसी दूसरे की मदद से किसी क्रिया को संपादित करवाते हैं। अगला हमारा आता है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक का मतलब वही होता है कि हम एक काम को करने के तुरंत बाद किसी दूसरे काम में जुट जाते हैं, किसी दूसरे काम को हम करने लगते हैं, और जहां पर क्या होती है, पहली क्रिया हमारी समाप्त हो चुकी होती है, वो पूरी हो जाती है और तुरंत उसके पूरा होते ही हम दूसरा काम करते हैं। मोहन पढ़कर खेलने चला गया। मोहन पढ़कर मतलब क्या है, उसने पढ़ लिया और पढ़ते ही वो कहाँ गया, वो खेलने चला गया। इसी वाक्य में हमारी दो क्रियाएं आ गई हैं, पढ़कर, पढ़ने के बाद, ठीक है, पहले पढ़ा, उसके बाद जैसे ही पढ़ाई खत्म हुई वैसे ही वह खेलने चला गया। तो पढ़कर जो होगा ये होगी पूर्वकालिक, जो क्रिया पहले हुई है। पूर्व मतलब होता है पहले, कालिक मतलब काल, समय, ठीक है, जो क्रिया का समय पहले है, जो क्रिया हमारी कंप्लीट हो चुकी है, उसे कहा जाता है पूर्वकालिक क्रिया। और उसके होने के बाद कर्ता ने तुरंत दूसरी क्रिया के साथ वो जुड़ गया, क्या है वो, खेलना। इसके बाद इसमें कुछ प्रश्न हैं जिसमें अभी तक हमने जो चीजें पढ़ी उनसे संबंधित जो टॉपिक हैं, जो विषय हैं, वो इसमें आए हैं। पहला हमारा प्रश्न है, राहुल दौड़ रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, यानी इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जो क्रिया को बताता है। देखिए क्रिया क्या है, दौड़ना। राहुल कौन है, कर्ता, यानी वो इस काम को कर रहा है, और है हमारा क्या है, वो हमारा सहायक क्रिया में आ गया। तो यहाँ पर जो क्रिया होगी वो दौड़ रहा है, वो दौड़ने का काम हो रहा है, तो ये हमारी दौड़ रहा है। अगर इसमें हमसे ये पूछा जाता है कि मुख्य क्रिया कौन सी है, मुख्य क्रिया हमारी होती है दौड़, ठीक है, और सहायक कौन सी आएगी, है, क्योंकि है क्या है, उस क्रिया का काल निर्धारित कर रहा है, उस वाक्य को पूरा कर रहा है। मैंने खाना खा लिया, इसमें क्रिया का कौन सा रूप है, कौन सा रूप मतलब देखिए, जब हम कोई काम करते हैं क्रिया के साथ काल अवश्य होगा, या तो वो काम हो चुका है, या वो काम अभी चल रहा है, या फिर हम उस काम को आगे करेंगे। तो इसके अनुसार क्रिया में काल का होना अति आवश्यक होता है, उसके बिना हमारी क्रिया संभव नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने खाना खा लिया, खा लिया मतलब वो खा चुकी है, तो कौन सा काल यहाँ पर है, क्रिया का भूतकाल वाला जो रूप है उसका प्रयोग यहाँ पे हुआ है। अगर इसमें होता है कि मैं खाना खाता हूं, तो वो हमारा क्या था, खाता हूं मतलब अभी उस काम को मैं कर रहा हूं, तो वो हमारा होता वर्तमान काल। अगर ये होता कि मैं खाना खाऊंगा, खाऊंगा मतलब आप उसको आने वाले समय में उस कार्य को करोगे, तो वो हमारा आ जाता भविष्यत काल में। पुस्तक पढ़ना अच्छा है, इस वाक्य में पढ़ना क्या है। अब देखिए पढ़ना जो शब्द है, पढ़ना क्या है, एक काम है, एक हम क्रिया करते हैं उसमें, तो पढ़ना हमारा किस में आएगा, क्रिया में आएगा। अब अगर हम विकल्पों में जाते हैं, विकल्प में हमारे सहायक क्रिया भी दी है, हमारी मुख्य क्रिया दी है, हमारा विशेषण दिया है, हमारा संज्ञा दी है। अब यहाँ पे विशेषण और संज्ञा तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि हम काल क्रिया की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया। सहायक क्रिया है नहीं, क्यों, क्योंकि इसके द्वारा हमारा वाक्य पूरा नहीं होता है। पढ़ना क्या है, हमारा मेन क्रिया है, जो हमारा मेन वर्ब है वो क्या है, पढ़ना, रीडिंग करना, ठीक है। तो यहाँ पर पढ़ना शब्द हमारा मुख्य क्रिया को बताता है, मुख्य क्रिया के लिए आया है। अगला है, वह स्कूल जाता है, इसमें क्रिया शब्द कौन सा है, वह स्कूल जाता है, तो क्रिया क्या है, जाने का काम हो रहा है, क्रिया कौन सी हो गई हमारी, जाता। इसके बाद है, राम गाना गा रहा था, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, कौन सा शब्द है जो क्रिया बता रहा है, गा रहा था। गाना क्या है, गाने की जगह भजन हो सकता है, गाने की जगह कुछ श्लोक हो सकता है, तो गाना तो कर्म हो गया, लेकिन गा रहा था क्या है, क्रिया है, उसके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो क्या किया जा रहा है, उस गाने को गाने का काम किया जा रहा है, सिंगिंग, ठीक है। तो ये हमारा इसमें क्रिया है। सीमा खाना बना रही है, इसमें कौन सा शब्द है क्रिया, बना रही, हमारा क्रिया आ जाएगा
है हमारा सहायक क्रिया है, कर्म कौन सा है, खाना, ठीक है, और सीमा क्या है हमारी, करता है, उस कार्य को करने वाली है। अगला है वह पढ़ रहा है। इस वाक्य में सहायक क्रिया कौन सी है, सहायक क्रिया जिससे वाक्य पूरा होता है, जिससे उस क्रिया के काल का निर्धारण होता है, तो वो शब्द हमारा है, यानी है हमारा वो शब्द है जो उस वाक्य को पूरा कर रहा है। अगर हम खाली लिखते वह पढ़ रहा, क्या था भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या लिखा है लिखा है, तो है हमारा सहायक क्रिया में आएगा। वह खेल रहा होगा, कौन सा काल है, खेल रहा होगा, ठीक है, होगा, गा गे गी जो लगता है वो किस में लगता है, वो हमारे फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल में आएगा। तो वह खेल रहा होगा बोला है, वो खेल रहा था नहीं बोला, अगर था आ जाता तो हमारा भूतकाल हो जाता, खेल रहा है होता तो हमारा वर्तमान में आता, वह खेल रहा होगा, ये हमारा किस में आया, भविष्य काल में आया। अगला है अनीता रो रही थी, ये कौन सी क्रिया है, देखिए रो रही थी हमारा भूतकाल है, हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, लेकिन अब इसमें अगर आप देखेंगे इसमें भूतकाल के दो ऑप्शन दिए हैं, भविष्य काल तो नहीं होगा, वर्तमान काल भी नहीं है, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। अब ये क्या होता है, देखिए अपूर्ण मतलब क्या है कि वो कार्य अभी अधूरा है, वो कार्य पूरा नहीं हुआ है, और पूर्ण भूतकाल मतलब क्या है कि वो कार्य हो चुका है, जैसे मैंने पत्र लिख लिया मतलब क्या है, पास्ट में है, लेकिन आप उसको कंप्लीट कर चुके हो, आप अभी भी उस कार्य में जारी नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है, रो रही थी, पास्ट टेंस तो है लेकिन रो रही थी, रहा मतलब क्या दिखाता है, कंटिन्यूअस, यानी उस समय जबकि वो बात है उस समय वो कार्य चल रहा था, वो पूरा नहीं हुआ था, वह रोई थी नहीं बोला हमने, वह रोई थी मतलब तो वो रोई थी और अब चुप हो गई, लेकिन रो रही थी मतलब क्या है, वो उस समय तक रो रही थी, यानी वो क्रिया हमारी चल रही थी, तो ये हमारा आता है अपूर्ण भूतकाल में, जिसमें वो कार्य पास्ट टेंस में चल रहा था, ठीक हो गया। तो अपूर्ण और पूर्ण मतलब होता है यही कि अपूर्ण मतलब वो कार्य हो रहा है, वो उस समय पे हो रहा था, और पूर्ण मतलब हो चुका था, वह रोई, वह खाना खा रही थी, वो अभी उस समय जब उसको देखा उस समय वह खाना खा रही थी, कुछ समय पहले की बात है लेकिन वो उस समय भी वो कार्य चल रहा था, उसने खाना खा लिया मतलब क्या है, वो खा चुकी है, अब वो नहीं खा रही है, तो वो पूर्ण हो गया, और खा रही थी वो हमारा अपूर्ण में आएगा। अगला है मैं दिल्ली जा रहा हूं, जा रहा हूं, इसमें आपसे पूछा है सहायक क्रिया कौन सी है, सहायक क्रिया वाक्य पूरा करने वाला शब्द क्या है, हूं, सहायक क्रिया हमारी क्या आ जाएगी, हूं। अगला है हम गा रहे थे, हम गा रहे थे, कौन सा है ये हमारा है भूतकाल, देखिए वर्तमान काल तो नहीं है, वर्तमान काल होता तो इस वाक्य का जो स्वरूप होता वो क्या होता, हम गाना गा रहे हैं, भूतकाल है हम गाना गा रहे थे, भविष्यत काल अगर होगा तो क्या होगा, हम गाना गाएंगे, ठीक है, और अपूर्ण भविष्यत काल में क्या होगा, हम गाना गा रहे होंगे, हम उस कार्य को कर रहे होंगे, करेंगे नहीं, कर रहे होंगे, चल रहा होगा वो भविष्य में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, गा रहे थे, यानी हम उस समय गा रहे थे। अब इसमें देखिए पूर्ण अपूर्ण कुछ नहीं लिखा है, अगर अपूर्ण होता तो ये फिर हमारा किस में आ जाता, अगर हमें पूर्ण भूतकाल और अपूर्ण भूतकाल दिया होता तो फिर यह हमारा अपूर्ण में आता, क्योंकि गा रहे थे, कार्य उस समय चल रहा था, ठीक है, लेकिन पूर्ण अपूर्ण नहीं है, सिर्फ भूतकाल है, तो हमारा इसमें ऑप्शन बी सही होगा, भूतकाल। अगला प्रश्न है मुझे दौड़ना पसंद है, दौड़ना क्या है, क्रिया है, दौड़ने का काम हो रहा है, तो दौड़ना हमारा क्रिया में आया। वह प्यासा है, ठीक हो गया, वह प्यासा है, अब इसमें क्रिया कौन सी है, देखिए इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है, इस वाक्य में कुछ भी मुख्य क्रिया नहीं है, लेकिन हमारी सहायक क्रिया है, वो क्या है सहायक क्रिया हमारा कौन सा है, इसमें जो शब्द सहायक क्रिया को दिखा रहा है वो हमारा है, तो इसमें हमारी मुख्य क्रिया रहित ये वाक्य है, क्रिया शब्द हमें ढूंढना है, मुख्य नहीं पूछा है, सहायक नहीं पूछा है, तो हम सिर्फ वही लिखेंगे जो हमें इसमें दिखाई दे रहा है हमें दिखाई देता है, वो किसके अंतर्गत आया, वो हमारा सहायक क्रिया के अंतर्गत आया, तो हमारा क्रिया शब्दों में भी हम उसी को लेंगे क्योंकि अलग अलग ऑप्शंस नहीं दिए हैं। वह गाना गाएगा, गाएगा कौन सा है,
हमारा भविष्यत काल है। राम ने खाना खा लिया, वो खाना खा चुका है, कौन सा आ गया? भूतकाल आ गया। देखिए इसमें फिर से दो ऑप्शन है, भूतकाल है और अपूर्ण भूतकाल है। खा रहा था होता तो हमारा अपूर्ण में आ जाता, लेकिन खा लिया, वो खा चुका है। अब वो अभी खाने का काम उस समय नहीं कर रहा था, तो यानी खाने का कार्य उसके द्वारा किया जा चुका था, तो कार्य हमारा पूरा हो गया, भूतकाल में आया। अभी वह सो रहा है, सो रहा कौन सी क्रिया है? यह आई हमारी संयुक्त, सो और रहा, दो क्रियाएं एक साथ आ रही हैं, तो यह हमारा आ जाएगा संयुक्त क्रिया में। अगला प्रश्न है, मैंने पत्र लिखा, इसमें कौन से प्रकार की क्रिया है? देखो लिखना मुख्य क्रिया में आया, ठीक है। काल अगर पूछा जाएगा तो लिखा, लिख चुका है, यह हमारा हम आ जाएगा पूर्ण भूतकाल में। और यहाँ पर इस वाक्य में हमारा कोई भी ऐसी सहायक क्रिया नहीं है, क्योंकि मैंने पत्र लिखा पास्ट टेंस का है, बिना किसी सहायक क्रिया के ये वाक्य हमारा पूर्ण हो जाता है। अगला है, वह अपना काम करता है, करता है कौन सा है? सामान्य वर्तमान काल है। कर रहा है होगा तो फिर हमारा कौन सा आ जाएगा? जिसमें कार्य अभी चल रहा है, यानी अपूर्ण वर्तमान काल होगा। कर रहा है, अभी भी वो काम को कंटिन्यू कर रहा है, यानी उसका कार्य पूरा नहीं हो रहा है, ठीक है। करता है मतलब ये हमारा सामान्य वर्तमान काल में आएगा। तुम्हें पढ़ना चाहिए, किस प्रकार की क्रिया है? देखो चाहिए जो होता है वो भाव दिखाता है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें दौड़ना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए बोलते हैं, तो हम एक तरीके से भाव की बात करते हैं। यहाँ पर जो हमारी क्रिया है वो भाववाचक क्रिया में आएगी। अगला है, मोहन खाना खाएगा, कौन सा काल है? खाएगा, यानी वो वर्तमान में उस कार्य को नहीं कर रहा है, ना उसने किया है, हम बोल रहे हैं कि वो खाएगा, आने वाले समय में कार्य को करेगा। तो आने वाले समय की जहां पे बात की जाती है वो हमारा किस में आता है? भविष्य, फ्यूचर। आने वाले समय को क्या बोला जाता है? भविष्यत काल, और इंग्लिश में हम पढ़ते हैं उसे फ्यूचर टेंस में। तो मोहन खाना खाएगा, आने वाले समय में वो हो सकता है वो 10 मिनट बाद करे, वो आधे घंटे बाद करे, वो कभी भी कर सकता है, लेकिन रिसेंटली वो काम नहीं हो रहा है, आने वाले समय में होगा, तो ये हमारा आ जाएगा किसके अंतर्गत? भविष्य काल के अंतर्गत। तो यहाँ पे हमारा जो क्रिया टॉपिक है, क्रिया जो हमने आज लिया था, इसका जो थोड़ा बहुत व्याख्यात्मक भाग है वो, और कुछ इससे जुड़े प्रश्न हमने कर लिए हैं। थैंक यू एवरीवन।